और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करते हैं वो इसी टॉपिक से करते हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा सिंपल लगता है ये टॉपिक, बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल तरीके से नहीं देता है। बहुत सारे पैटर्न हैं इसके क्वेश्चन देने के। तो जितने पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं क्लास में, सॉरी पेपर में, वो सारे पैटर्न अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले। बड़ी अच्छी क्लास है आज की, अपनी इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन पे डाउट भी आया था, वो मैंने व्हाट्सएप पे आपसे देख लिया था, तो वो भी अपन डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लेते हुए चलता हूं मैं। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही भेज दी थी लिंक, और 49 स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स आ चुका है अभी तक, तो उनके ही आधार पर अपन क्लास को डिस्कस करेंगे कि किस किस क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन आपको रही है। दूसरी एक चीज और, एक दो स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर हमको हिंदी के नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो हिंदी के नहीं मिलते हैं इसलिए हम टेस्ट देते नहीं, ताकि हमको थोड़ा पढ़ नहीं पाते हम। तो भाई थोड़ी सी कोशिश किया करो आप, इंग्लिश के जो नोट्स आपको मिल ही जाते हैं तो कम से कम इंग्लिश के नोट्स पढ़ के आप, और क्लास में जो आपने डिस्कशन अपना डिस्कशन हुआ है तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आता ही होगा, तो उसमें के आधार पर आप टेस्ट तो कम से कम दे ही दिया करो। जैसे अभी क्लास में ही 55 तो हो ही चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो कोशिश किया करो 15-20 मिनट, भले ही आपको जो आ रहा है नहीं आ रहा हो, उससे बहुत ज्यादा मैं सबके नंबर तो डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, मेरिट कितनी आ रही है, वो आप सेल्फ अपना देख सकते हैं कि कितना आपको मालूम है, कितना आप दे पा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे अपन। पहला क्वेश्चन देखो जो मैंने भेजा था आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज एयरबोर्न डिसीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कोई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एयरबोर्न डिसीज कॉज नहीं करेगा, हवा के थ्रू डिसीज कॉज नहीं करेगा। तो इन चारों में से बताना था आपको। पहला ऑप्शन में था क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, दूसरा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा था बोर्डिटेला पर्टुसिस, और चौथा था एच इन्फ्लुएंजा। ब्रजेश ने मैसेज किया सर हो जाता है इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत बढ़िया। देखो ऐसी ही पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, आप शुरुआत में ही घबराया मत करो। मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो अपन थोड़ी बहुत ज्यादा हिंदी पढ़ना तो पॉसिबल भी नहीं है। साइंटिफिक वर्ड जो है, मेडिकल जो वर्ड है, वो तो अपन को इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत ज्यादा मैं ऐसा थ्योरी डालता भी नहीं हूँ कि ऐसा बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ डाले हो। सिंपल एक एक लाइन के सारे जो नोट्स हैं वो मैंने कोशिश की है कि एक एक लाइन में मैंने डिस्कस किया है। जितने भी थ्योरी है वो सारी की सारी बिल्कुल लाइन में है, वन बाई वन पॉइंट में है। तो आप एक एक पॉइंट को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से टफ नहीं पड़ेगी। चलो ये पहला क्वेश्चन था, और इन पहले क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। 49 में से 31 स्टूडेंट की बिल्कुल सही है। पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वो एयरबोर्न नहीं है, बाकी सारे जो है वो एयरबोर्न है। अब देखो थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं। कल अपन जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो अपन ने एक चीज डिस्कस की थी, ज्यादातर जो एयरबोर्न डिसीज होती हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर उनसे रेस्पिरेटरी में ज्यादातर प्रॉब्लम होगी, लंग्स में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाकी के जो ऑर्गन है उनमें प्रॉब्लम होगी। हालांकि और भी भले ही एयरबोर्न डिसीज भी कॉज करे, उसके अलावा रेस्पिरेटरी के अलावा भी दूसरी जगह पे सेप्टिसेमिया, बैक्टीरिया, ये सब कॉज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी रेस्पिरेटरी डिसीज वाले हैं, जैसे अपन देखो बाकी के जो ऑप्शन है उन पे जरा वन बाई वन एक एक फोकस करो। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है भाई, इससे टीबी होती है, टीबी में पेशेंट को खांसी चलेगी, मतलब उसके लंग्स इन्वॉल्व होंगे। बोर्डिटेला पर्टुसिस वूपिंग कफ होगी, इसमें भी पेशेंट को खांसी चलेगी, कोकर खांसी अपन ने जिसको पढ़ा था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसमें भी पेशेंट को सर्दी जुकाम और खांसी के सारे सिम्टम्स आते हैं, फ्लू जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो तीनों जो आप देखोगे, एक नजर डालोगे, तीनों के जो तीनों बैक्टीरिया हैं वो कोई ऐसी डिसीज कॉज करते हैं जिनसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी जो टिटनी है उससे टिटनस होता है। कल अपन जब डिस्कस कर रहे थे डिसीज के बारे में, और मैंने जो कुछ 15 डिसीज हैं, 15 डिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो उन 15 बीमारियों से ही बनते हैं। 15 डिसीज में अपन ने डिस्कस किया था, और मैंने कहा था भाई इनके थोड़े से सिम्टम्स आपके दिमाग में होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे सिम्टम से, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि टिटनस में क्या होता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस में क्या सिम्टम्स होंगे, वूपिंग कफ में क्या होगा।
सिम्टम्स से क्वेश्चन कभी नहीं आते, लेकिन अगर अपन को सिम्टम्स थोड़े से दिमाग में है, थोड़ा सा ध्यान है कि भाई इसमें ये डिसीज होगी, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, वूपिंग कफ में क्या होता है, फ्लू में क्या होता है, टिटनस में क्या होता है। जैसे टिटनस है, टिटनस शब्द भले ही अपन ने रट लिया हो, याद कर लिया हो, लेकिन अगर अपन को सिम्टम्स उसका याद है, टिटनस में होता क्या, थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। ज्यादातर टिटनस में शुरुआत में जो सिम्टम्स होता है, तो जहां से बैक्टीरिया इंटर किया है, जहां से हमको चोट लगी, जैसे कहीं पे जंग वाली कोई लोहा है उससे हमको चोट लग गई, कोई कील वगैरह पड़ी थी वो हमको चुभ गई, तो जिस जगह पे वो घाव बना था उस जगह पे वो घाव वो होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है और उसमें पस जनरेट होने लगता है, धीरे धीरे उसी जगह पर ज्यादातर होगा। हालांकि फिर वो बैक्टीरिया जो होगा वो अपनी बॉडी में जब एंटर करेगा तो वो अपने नर्वस सिस्टम को, अपनी मसल्स को स्पाज्म कर देता है, ठीक है, तो उससे फिर बॉडी जो होती है वो उसकी मसल्स काम करना बंद कर देती है। तो ये अपन ने टिटनस पे पढ़ा है। लेकिन आप देखो सिम्टम्स में, टिटनस एक कैसी डिसीज है हमारी इनोकुलेटेड वाली, कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया कहीं से अगर इंटर कर रहा है, इंटर कैसे, चोट लगने की वजह से, और खासतौर पर ऐसी चोट जैसे लोहे वगैरह से चोट लग रही, जहां नमी वाली जगह थी, उनसे अगर चोट लग रही है तो टिटनस होता है। ये एयरबॉर्न नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आंसर जो था वो इसका बिल्कुल सही था। चलो बढ़िया, ब्रजेश ने टिटनस का लिखा था, आशीष ने भी लिखा था कि ड्रॉपलेट, बहुत बढ़िया, ड्रॉपलेट के थ्रू जिनका इन्फेक्शन होगा वो अपने सारे के सारे एयरबॉर्न डिसीज के अंदर आएंगे। ये देखो एक बार और अपन देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस होता है, बॉर्डरटेला से वूपिंग कफ, और एच इन्फ्लुएंजा से फ्लू होगा। तीनों में जो सिम्टम्स होंगे, तीनों के तीनों रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलेरा। Cholera disease is caused by Vibrio cholera, which is transmitted in human by। देखो फिर वही चीज आ गई है, कोलेरा एक ऐसी डिसीज है जो कि विब्रियो कोलेरा से होती है, ये अपन को मालूम है। वो हमें ट्रांसमिट कैसे होगी? कोलेरा में क्या होता है सिम्टम्स? डायरिया, डायसेंट्री होगा, खासतौर पे डायरिया, पेशेंट को डायरिया होता है, वाटरी डायरिया, एकदम पानी की तरह स्टूल पास आउट करता है कोलेरा में पेशेंट। राइस वाटर स्टूल, ये अपन ने थोड़ा सा पैरासाइकोलॉजी में भी पढ़ा था। राइस वाटर स्टूल मतलब कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जा रहा है, और इंटेस्टाइन में कब जाएगा बैक्टीरिया? जब वो खाने पीने के थ्रू जाएगा। मतलब अब ये जो कोलेरा डिसीज होगी वो खाने पीने के थ्रू होती है हमको, है ना, ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं होगी, सांस लेने के थ्रू नहीं होगी। अगर सांस लेने के थ्रू होती तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होती, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम देती। ये इन्वॉल्व हो रही है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोलेरा का जो बैक्टीरिया होगा, जो हमने विब्रियो कोलेरा पढ़ा है, वो खाने पीने के थ्रू जाता है। वैसे तो ये वाटर बॉर्न है, पानी के थ्रू ज्यादातर विब्रियो कोलेरा होता है, लेकिन खाने के थ्रू भी हो सकता है। फूड बॉर्न में हमारी हाउस फ्लाई जो होती है वो विब्रियो कोलेरा का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाउस फ्लाई, घर की जो मक्खियां होती हैं, वो ट्रांसमिट, अगर उन्होंने आके हमारे खाने पे बैठ गई और उनके जो पैर हैं, मान लो उस पे बैक्टीरिया चिपके हुए थे, तो वो चिपके हुए बैक्टीरिया अगर हमारे खाने में चले गए तो फिर हम उस खाने को खाएंगे, इन्फेक्टेड जो फूड है उसको हम खाएंगे, तो हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कोलेरा जो डिसीज होती है वो पैथोजन के इंजेक्शन से होती है। इंजेक्शन मतलब खाने पीने के थ्रू जाएगी। वैसे तो ये वाटर बॉर्न है, लेकिन ये फूड बॉर्न भी हो सकता है। फूड कंटामिनेटेड अगर हो गया है तो उसके थ्रू भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये वाटर बॉर्न डिसीज के अंदर अपना इंक्लूड होगा, ठीक है। बाकी हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनोकुलेशन, इनोकुलेशन का तो अभी अपन ने बहुत अच्छा एग्जांपल टिटनस पढ़ा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के आगे आने वाले क्वेश्चन है उन पर अपन डिस्कस करेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा, 49 लोगों में से 32 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पॉन्स था। और ज्यादातर जो लोग कंफ्यूज हुए हैं, 14 लोग के जो गलत आंसर आए हैं, वो पहला आंसर दे दिया कि उन्होंने ड्रॉपलेट के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू इनहेलेशन करने वाले बैक्टीरिया मोस्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज्यादा डिसीज करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया, डायसेंट्री, डायरिया और डायसेंट्री कहीं पे भी लग गया, मतलब खाने पीने के थ्रू वो हमारे बैक्टीरिया जाते हैं, ठीक है। अमेबिक डायसेंट्री में भी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें भी
पैरासाइट अगर हमारे खाने पीने के थ्रू चला गया हमारी बॉडी में, तो वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचकर फिर हमको डायरिया डायसेंट्री कॉज करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉन्टेजियस डिसीज। देखो, मेडिकल टर्म कुछ अपन को नॉलेज होना चाहिए। अब ये कॉन्टेजियस डिसीज, इसको हिंदी में अपन संक्रामक बोलते हैं। संक्रामक से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसी कौन सी डिसीज है जो कॉन्टेजियस होती है? कॉन्टेजियस मतलब पेशेंट के कांटेक्ट में आने से, पेशेंट के कांटेक्ट में आने से कौन सी डिसीज होगी? ये चार ऑप्शन आपके पास थे, टिटनेस, डायसेंट्री, गोनोरिया और स्कारलेट फीवर। और इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था गोनोरिया। जब हम पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, देखो आप बाकी के ऑप्शन पे भी नजर डालो आप, टिटनेस जो होता है वो मोस्टली इनोकुलेशन से होगा, जब हमको चोट वगैरह लगेगी तब होगा। डायसेंट्री कब होगा? जब फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न के थ्रू, पानी के थ्रू या खाने पीने के थ्रू बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाए। स्कारलेट भी मोस्टली फूड बॉर्न डिसीज होती है, खाने पीने के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया। गोनोरिया कैसी डिसीज है? गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। बहुत बढ़िया, मुकाम ने मैसेज लिख दिया, कौन? सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू गोनोरिया और सिफिलिस, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीज है हमारे लिए, एक गोनोरिया और दूसरी सिफिलिस। बैक्टीरियल की बात कर रहा हूँ, वायरल में फिर अपनी और भी आएंगी, वो अपन HIV है, SCV है, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं। पैरासाइट में भी अपन ने पढ़ा था एक पैरासाइट का नाम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो है वो हमारे डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट के थ्रू आ रही हैं, इसलिए हम इनको कॉन्टेजियस डिसीज कहेंगे। ठीक है, कुछ एयरबोर्न डिसीज भी हमारे कॉन्टेजियस के अंदर इंक्लूड होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस वैसे तो एयरबोर्न डिसीज है, लेकिन इसे भी हम कॉन्टेजियस डिसीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। संक्रामक मतलब कोई पेशेंट के हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, कोई पेशेंट ने खांसा, उसी टाइम पे हम मौजूद थे, ठीक है, तो उसके थ्रू हमको इन्फेक्शन हो जाएगा। कोविड का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है, कोविड भी एक कॉन्टेजियस डिसीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो डिसीज ट्रांसमिट होती हैं वो सारी की सारी कॉन्टेजियस डिसीज के अंदर इंक्लूड होती हैं। गोनोरिया इसमें से एक एग्जांपल है। तीसरे नंबर में अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हुए इसमें आप लोग। 24 लोगों के बिल्कुल सही हैं, आधे लोगों के सही आंसर हैं, और बाकी के जो आधे लोग हैं उन्होंने हर तरह के आंसर दिए हैं, टिटनेस, डायसेंट्री, स्कारलेट फीवर, किसी एक ऑप्शन पे आप लोग नहीं गए, बाकी फिर भी आधे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। गोनोरिया जो है वो डायरेक्ट, अब देखो जो लोग कंफ्यूज हुए हैं, मुझे मालूम है वो सिर्फ इस वर्ड पे कंफ्यूज हो गए कॉन्टेजियस से। मैं आपको जो क्वेश्चन देता हूं उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है। मान लो किसी इंग्लिश के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो एक बार आप हिंदी का क्वेश्चन भी आप पढ़ के देख लिया करो। एग्जाम में भी यही पैटर्न फॉलो करना है आपको। आप कोशिश किया करो कि इंग्लिश से पेपर दो, क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। लेकिन किसी क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अगर आप हिंदी खोलोगे तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ पर मान लो कॉन्टेजियस शब्द अगर आपको नॉलेज में नहीं है और उसकी जब हिंदी निकाली तो वो संक्रामक, तो संक्रामक नाम अपन को एक पढ़ा हुआ, एक सुना हुआ शब्द लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जो बीमारियां होंगी, वो सारी की सारी बीमारियां हमारी कॉन्टेजियस डिसीज के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम इन्फेक्टिव डोज ऑफ विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा का जो मिनिमम इन्फेक्टिव डोज होगा वो कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये। मिनिमम इन्फेक्टिव डोज क्या होता है अपन ने कल भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कितने इंटर हो तब जाकर वो डिसीज कॉज करेंगे, उसे हम उसका मिनिमम इन्फेक्टिव डोज कहते हैं। हर एक बैक्टीरिया के लिए इन्फेक्टिव डोज जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में भी अगर हमारी, कम नंबर में भी अगर हमारी बॉडी में पहुंच गए तो वो हमें डिसीज कॉज कर देंगे। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएंगे तभी उनसे डिसीज होगी। जिनमें बहुत कम बैक्टीरिया लगते हैं उनको अपन बोलते हैं कि उनका इन्फेक्टिव डोज जो है वो बहुत लो है। जिनको बहुत ज्यादा चाहिए, बैक्टीरिया होने चाहिए, उनको अपन बोलते हैं उनका इन्फेक्टिव डोज जो है वो
बहुत हाई है। विब्रियो क्लोरा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका इन्फेक्टिव डोज बहुत हाई है। हाई इन्फेक्टिव डोज का मतलब क्या हुआ, इसके बैक्टीरिया की बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत नंबर ज्यादा हो, तभी ये हमको डिसीज कॉज कर पाएगा। कितने ज्यादा नंबर, ये यहाँ पे चौथे नंबर पे ऑप्शन में लिखा है 10⁻6 से लेकर 10⁻6 मतलब एक के बाद आप 6 जीरो लगा दोगे ना, उसकी आप गिनती करना करीब 1 लाख से लेकर हमारे 1 लाख से के आसपास जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करेंगे, 1 से लेके 10 लाख के आसपास, तब जाकर हमको डिसीज हो पाती है विब्रियो क्लोरा की। ठीक है, उससे अगर कम बैक्टीरिया होंगे तो डिसीज कॉज नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाते उसका भी एक रीजन है। विब्रियो क्लोरा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लो पीएच पर ज्यादा नहीं रह पाता, और हमारी बॉडी में हमारा जो स्टमक होता है उससे एसिड रिलीज होता है, उसकी वजह से एसिडिक पीएच को ये ज्यादा नहीं झेल पाएगा, जिसकी वजह से अगर ये हमारे खाने पीने के थ्रू बॉडी में पहुंच भी गया तो हमारे स्टमक में ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत अगर हैं, 1000-1500 भी हैं, तो वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और तो वो उनसे हमको कोई भी डिसीज नहीं होगी। 4 बैक्टीरिया के नाम मैंने आपको बोले थे, और वो जो 4 नाम थे वो अपने लिए इंपोर्टेंट थे, मैंने यहाँ पे लिस्ट में नहीं डाली है। सबसे कम इन्फेक्टिव डोज जो होता है वो सिजेला का होता है। 2 नाम बड़े इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन भी बनते तो इनसे ही बनते। एक तो मैंने विब्रियो क्लोरा आपके सामने डाल ही दिया था, दूसरा एक सिजेला का। सिजेला क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि सिजेला का इन्फेक्टिव डोज जो होता है वो सबसे लो होता है। केवल 10 बैक्टीरिया भी अगर हमारी बॉडी में चले गए तो वो हमको डिसीज कॉज कर लेंगे। इकोलाई, अब देखो थोड़ा सा मुझे और डिस्कशन करना पड़ेगा। एक एक बैक्टीरिया के अलग अलग सीरोटाइप होते हैं, अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। इकोलाई के भी बहुत सारे सीरोटाइप हैं, कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे अपन आगे चल के। अब ये सीरोटाइप में भी फिर थोड़ा डिफरेंट रहता है, कुछ सीरोटाइप का इन्फेक्टिव डोज कम होता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसे और दूसरे बैक्टीरिया है, उनके स्पीशीज में भी अलग अलग जो टाइप होंगे उनके अलग अलग इन्फेक्टिव डोज होंगे। लेकिन ज्यादातर ई कोलाई के जो सीरोटाइप हैं वो 10 से 100 बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में चले गए तो वो हमको डिसीज कॉज कर लेते हैं। कुछ स्ट्रेन ऐसी हैं ई कोलाई की जिनके बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर होंगे तभी डिसीज होगी। तो सीरोटाइप अपन आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल अपन उसको छोड़ के रख रहे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन में था 10⁻3 से लेकर 10⁻5, ये साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्टिव डोज होता है। क्वेश्चन जब मैंने आपको भेजे थे तो मैंने एक्चुअली गूगल फॉर्म में ये पावर नहीं लग पाती है, तो मैंने डायरेक्ट उसकी नंबरिंग लिख दी थी। तो नंबरिंग में भी आप देखो जिसकी नंबरिंग सबसे ज्यादा होगी वो हमारे विब्रियो क्लोरा का हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखो एक दो लोगों के मैसेज है, मैं उनको पढ़ के फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। दोनों भाषा में नहीं आते सर, एक सर क्वेश्चन एग्जाम में, राजुल दोनों भाषा में एक साथ नहीं आते। एक साथ मतलब जैसे अपन भेजता हूं मैं इस तरह से नहीं आती हैं वो, लेकिन अपन लैंग्वेज कभी भी चेंज कर सकते हो। आप हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, वो उसके पास ऑप्शन में रहता है। गूगल इसमें व्यापम में भी ये ऑप्शन रहता है कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो बीच बीच में। ठीक है, ब्रिजेश ने लिखा सर मुझे पता था, स्क्वायर में क्यों नहीं हो दोगे। हाँ, स्क्वायर में अपन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि गूगल फॉर्म में स्क्वायर नहीं हो पाता। ठीक है, एक और हेमंत का मैसेज है सर हम 4 नंबर के लास्ट 2 ऑप्शन क्लियर नहीं है थे इसलिए कंफ्यूज हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 4 नंबर का आप लोगों का रिस्पॉन्स 26 लोगों के बिल्कुल सही है, आधे लोगों ने बिल्कुल सही दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। एंट्रिक बैक्टीरिया दैट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन दैट आर बेनिफिशियल टू होस्ट आर, ऐसे एंट्रिक बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इनसे हमको कोई नुकसान नहीं है, ये हमें डिसीज कॉज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अपोजिट ये हमारे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। और बेनिफिट में खासतौर पर विटामिन का सिंथेसिस करते हैं पाबा के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह के बैक्टीरिया जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास ऑप्शन था और क्वेश्चन था। और ऑप्शन में देखो ये जो 4 ऑप्शन थे इसमें से तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, बेनिफिट देते हैं, उनको हम सिम्बायोंट कहते हैं।
जो डिसीज कॉज करते हैं उनको अपन पैथोजन बोलते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ना तो डिसीज कॉज करेंगे और ना ही उनसे कुछ बेनिफिट होगा, तो ऐसे जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे कॉमन सेल्स के अंदर आएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो वैसे तो डिसीज कॉज नहीं करते, वो बहुत रेयरली ही डिसीज कॉज करते हैं वो, लेकिन कभी कोई ऐसी कंडीशन आई जिसमें उसको उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई। कब होगा ये? तब पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होगी, या फिर कोई ऐसे रूट से वो इंटर कर जाए जिस रूट से वो डिसीज कॉज कर सकते हो, तो उस रूट में फिर वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं अपन उनको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिस्ट, कॉमन सेल्स और सिम्बायोट, तीनों तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, हमारी बॉडी में ज्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। पैथोजन तो हम उनको बोलते हैं जो हमारी बॉडी में कहीं से भी इंटर कर गए तो हमारी बॉडी में ये डिसीज कॉज कर देंगे। ठीक है, तो 5वें नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अलग अलग रहा, इसमें बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी ये, तो मैंने नोट्स में आपको बिल्कुल डेफिनेशन दी है कि कॉमन सेल्स का मतलब क्या होता है, सिम्बायोट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिस्ट का मतलब क्या होता है, और डिस्कस भी किया है अपन ने। शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ शुरुआत के कॉन्सेप्ट जो अपन ने कुछ पढ़े थे डिसीज के बारे में, उनसे ही क्वेश्चन थे। बाद में मैंने डिसीज से क्वेश्चन डाले हैं, डिसीज के नाम से क्वेश्चन डाले हैं, तो उनके पैटर्न अपन देखेंगे अभी। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखना है। सिम्बायोट की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनसे हमको कोई डिसीज नहीं होगी। कॉमन सेल्स की डेफिनेशन, जिनसे ना डिसीज हो रही है और ना ही वो हमारे लिए बेनिफिट है। अपॉर्चुनिस्टिक, जिनसे डिसीज तो कुछ नहीं होती वैसे, लेकिन कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे जिसमें वो डिसीज कॉज कर सके, तो वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय, अब देखो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही मैंने शुरुआत के कॉन्सेप्ट से डाले थे, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ डिसीज के नाम से ही हैं, लेकिन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो अपन अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कितने पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। पहला पैटर्न ना, मैं जितने भी पैटर्न हैं आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे अपन पैटर्न डिस्कस करेंगे जो आते हैं, जो आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल पैटर्न का था कि डिप्थेरिया किससे डिसीज होती है। अब देखो एग्जामिनर किस तरह से कंफ्यूज करता है वो सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। डिप्थेरिया किससे होगी? 4 ऑप्शन आपके पास में थे कि क्लॉस्ट्रीडियम, कॉरिनेबैक्टीरियम, नाइजेरिया और बोर्डेटेला। और जब अपन कल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने एक चीज डिस्कस की थी, हमारी बहुत सारी डिसीज तो ऐसी हैं, बहुत सारी कौन सी, अपन ने टोटल 15 तो अपन ने कल की क्लास में पढ़ी ही हैं, आगे भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन 15 ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 15 में से 7 जो डिसीज हैं उनके डिसीज के नाम उनके बैक्टीरिया के ही नाम पे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया था डिप्थेरिया, अगर आपको बैक्टीरिया का पूरा नाम याद है, कोरिनोबैक्टीरियम का पूरा नाम होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्लॉस्ट्रीडियम का पूरा नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। तो अगर ये बैक्टीरिया का पूरा नाम ही याद होगा आपको, अगर पूरा नाम याद है तो ही आंसर आपसे बन जाएगा। कोरिनोबैक्टीरियम का जो पूरा नाम होता है वो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया होगा, मतलब डिप्थेरिया जो होगा वो किससे होगा? कोरिनोबैक्टीरियम से होगा। ये बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। अब देखो एक चीज है, ऊपर अगर डिप्थेरिया लिखा है मतलब ज्यादातर एग्जाम में स्पीशीज के नाम के आगे उनका पूरा नाम नहीं लिखा होगा। एग्जाम में ज्यादातर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ना कुछ एग्जामिनर ऐसा करेगा जिससे आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर डिप्थेरिया लिखा है ऊपर भले ही, तो वैसे तो कोरिनोबैक्टीरियम का पूरा नाम कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, लेकिन एग्जाम में कभी इस तरह से नहीं आएगा कि भाई क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, नाइजेरिया, गोनोरिया। अगर ये पूरे नाम आपको दे दिए फिर तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। ऊपर भी डिप्थेरिया लिखा है, नीचे भी डिप्थेरिया लिखा है, तो आप मैच कर लोगे कि बी नंबर पे डिप्थेरिया लिखा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करता। एग्जामिनर क्या करेगा, ऊपर उसने डिसीज का नाम लिखा है तो अब वो बैक्टीरिया में आधा नाम छोड़ देगा, कोरिनोबैक्टीरियम अकेला दे देगा। तो अगर आपको ये बैक्टीरिया के पूरे नाम याद हैं कि कोरिनोबैक्टीरियम का पूरा नाम होता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, क्लॉस्ट्रीडियम का पूरा नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, नाइजेरिया का पूरा नाम होता है नाइजेरिया गोनोरिया, अगर ये आपको याद है तो फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप उसका आंसर 100% दे पाओगे। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखूं आप 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों के बिल्कुल सही है। और जो लोग कंफ्यूज हुए
100% वो वही लोग हैं जिनको बैक्टीरिया के पूरे नाम याद नहीं थे कि कोरिनोबैक्टीरियम का पूरा नाम क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम का पूरा नाम क्या होगा ना, क्लोस्ट्रीडियम में कौन कौन से हैं, कोरिनोबैक्टीरियम में कौन कौन से, मतलब कहने का मतलब क्या है, डिप्थीरिया जो बर्ड है वो कौन से बैक्टीरिया में आ रहा है, इतना ही आपको याद होता। अपन देखें एक बार लिस्ट को, टोटल 15 डिसीज अपन ने कल पढ़ी हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया हूं अभी, डिसीज वो इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो अपन ने कल डिस्कस किया था। ये अपना बैक्टीरियोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी अपन डिसीज को भी और ज्यादा डीप में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी मैंने बिल्कुल ओवरव्यू पढ़ाया है आपको, अगर ये ओवरव्यू भी आपका कंप्लीट है, ओवरव्यू भी आपका पूरा कवर है, तो भी एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो आराम से बन सकते हैं। बस पैटर्न को जरूर आप समझ लेना कि एग्जाम में किस तरह से पैटर्न आते हैं ना। मैं 1 बाय 1 एक एक पैटर्न को डिस्कस करते हुए चलूंगा। पहला पैटर्न ये मैंने डाला। अब देखो यहाँ पर गोनोरिया अगर डिसीज क्वेश्चन में है तो मतलब बैक्टीरिया का नाम है नाइजेरिया गोनोरिया, तो नाइजेरिया अकेला एग्जाम में आ गया तो मतलब नाइजेरिया हमारा आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, तो ऑप्शन में अगर सिर्फ माइकोबैक्टीरियम आ गया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से लेप्रोसी, लेप्रोसी में भी माइक्रोबैक्टीरियम का ही एक स्पीशीज है लेप्री। डिप्थीरिया जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था, तो डिप्थीरिया किससे होता है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से, तो यहाँ पे ऑप्शन में डिप्थीरिया नहीं था। अगर आपको इसका पूरा नाम याद होता तो आप आंसर में दे पाते। टिटनेस का पूरा नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, बोटुलिज्म का पूरा नाम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और एंथ्रेक्स का पूरा नाम बैसिलस एंथ्रेसिस। ये जो 7 डिसीज हैं, ये सातों की सातों डिसीज बैक्टीरिया के नाम से निकल रही हैं, और तो बड़ी सिंपल हो जाती हैं। सिर्फ आपको बैक्टीरिया का पूरा नाम याद रखना है। अगर आपको पूरा नाम याद है याद, तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। ये पहला पैटर्न था और ये सबसे सिंपल पैटर्न है। अपन सारे पैटर्न को डिस्कस करेंगे जितने एग्जाम में आ सकते हैं और मोस्टली जिस तरह से एग्जाम में आते हैं। अब देखो इसी डिसीज में से दूसरा पैटर्न, यर्सीनिया पेस्टिस इज ए कॉजेटिव एजेंट फॉर डेड डेज। थोड़ा सा टिपिकल है ये पुराने वाले क्वेश्चन से, अपन जितने भी क्वेश्चन है टिपिकल से टिपिकल होते चलेंगे। आप यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है बैक्टीरिया, इससे कौन सी डिसीज होगी? 4 ऑप्शन आपके पास थे, प्लेग, कोलेरा, गैंग्रीन और टिटनेस। इन चारों में से कौन सी डिसीज यर्सीनिया पेस्टिस से होती है भाई? ये जो होती है वो इससे जो होगी वो प्लेग होगी। अब ये किस तरह की डिसीज है? टोटल जो 15 कल अपन ने पढ़ी हैं, उन 15 में से 7 अपन हटा दो तो बाकी की जो 8 हैं वो सारी ऐसी डिसीज हैं जिनमें बैक्टीरिया का नाम और डिसीज का नाम कोरिलेट नहीं कर रहा। बैक्टीरिया का नाम अलग है, डिसीज का नाम अलग है। जैसे यहाँ पर देखो यर्सीनिया पेस्टिस अलग है, इससे मिलता जुलता डिसीज का नाम नहीं है, उसका नाम है प्लेग, है ना। सर वॉइस क्रैक हो रही है, दीक्षा का मैसेज है। दीक्षा के अलावा और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस क्रैक होने का? मेरे यहाँ से क्लियर है बिल्कुल, नेटवर्क वगैरह सब कुछ, साउंड में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके है भाई। को कंटिन्यू करते हैं, सब क्लियर सब जगह से। तो 3-4 स्टूडेंट ने कह दिया सर बिल्कुल क्लियर है। तो दीक्षा एक बार आप लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो। आप हेडफोन का जरूर यूज किया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने हेडफोन यूज नहीं करते तो वॉइस में थोड़ा सा अपन को लगता ही है। और नेटवर्क जरूर अच्छे नेटवर्क में और थोड़ा सा डाटा भी बचा करके रखा करो, ठीक है। चलो भाई, तो ये दूसरा पैटर्न हो गया। बाकी की जो 7 को मैंने रखे थे उन 7 को छोड़कर बाकी के जो डिसीज थे वो सारे के सारे फिर इस तरह के हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत कम लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो कौन कौन से हैं एक बार अपन इसकी भी लिस्ट खोल लेते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके बैक्टीरिया के नाम और डिसीज के नाम थोड़े अलग हैं। पहला स्कारलेट फीवर, देखो किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजनस से। बैक्टीरिया का नाम और डिसीज का नाम अलग है। वूपिंग कफ होता है बॉर्डेटेला परट्यूसिस से, बैक्टीरिया का नाम अलग है, डिसीज का नाम अलग है। प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस से, मैंने रखा अभी बताया आपको। अंडुलेंट फीवर होता है ब्रूसेला से। गैंग्रीन जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजन से। सिफिलिस जो होता है वो ट्रिपनोमा पेरिडम से। ट्रेकोमा जो होगा वो क्लेमाइडिया से। ट्यू फीवर और टाइफस फीवर जो होता है वो रिकेट्सिया से। तो 15 जो नाम थे उन 15 में से 7 नाम ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से कोलेट करते हैं, बाकी के 8 नाम जो है वो रिलेट नहीं करते। तो आप इनकी भी एक अलग कैटेगरी बना सकते हो भाई, जो बैक्टीरिया के नाम वाले। लेकिन बैक्टीरिया का अगर आपको पूरा नाम याद होगा तो आप पुराने पैटर्न का आंसर दे पाओगे। इसमें तो आपको
बैक्टीरिया के नाम के साथ उसकी डिसीज को अलग से ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न हो गया। आगे चलें अपन तीसरे पैटर्न पे। हैंसेन बैसिलस इज डायग्नोस्टिक ऑफ, सेफ्टी पिन शेप के होते हैं, बहुत बढ़िया। अपन अपेरेंस वगैरह भी मुकाम अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, अगली क्लास में होने वाला अपना तीसरा पैटर्न अपने क्लास का, सॉरी पेपर का, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं डिसीज से, उसमें ये तीसरा पैटर्न है क्लास क्वेश्चन का। हैंसेन बैसिलस हमें किस में दिखेंगे इस डायग्नोस्टिक ऑफ? ऑप्शन आपके पास में है स्कारलेट फीवर, अंडुलेट फीवर, लेप्रोसी और बॉटुलिज्म। ये थोड़ा और टफ लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें आपको दो चीजें एक साथ याद करना पड़ेगी। दो चीजें एक साथ कैसे? एक तो पहली चीज आपको ये याद करना पड़ेगी कि हैंसेन बैसिलाई जो होता है वो हम, ये तो एक कॉमन नाम है, ये मेडिकल टर्म नहीं है, ये साइंटिफिक टर्म नहीं है। कॉमन नाम मतलब जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसने अपने नाम पे उस बैक्टीरिया का नाम रख दिया था, अब आगे चल के उसका साइंटिफिक नाम बना। तो इस पहली चीज आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि हैंसेन बैसिलाई हम किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं भाई? ये अपन ने शुरुआत में जब अपन साइंटिस्ट के नाम पढ़ रहे थे उस टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि भाई माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है बैक्टीरिया, उसकी खोज हैंसेन ने की थी। तो हैंसेन ने अपने नाम पे ही उस बैक्टीरिया का नाम हैंसेन बैसिलाई रख दिया था। अब अगर आपको इतना नॉलेज है कि भाई हैंसेन बैसिलाई हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के बोलते हैं, तो लेप्री शब्द से आप कोरिलेट कर पाओगे लेप्रोसी को। मतलब हैंसेन बैसिलाई से जो डिसीज होगी वो कौन सी होगी? लेप्रोसी। थोड़ा सा टफ लेवल का है, थोड़ा सा घुमा कर देखो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमाते हैं। अपन 1 बाय 1 जितने भी पैटर्न हैं, करीब 7-8 टाइप के पैटर्न बनते हैं, सारे के सारे पैटर्न अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तीसरे नंबर का पैटर्न ये है, ये थोड़ा सा और टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि आपको इसमें दो चीजें याद करना पड़ेगी। पहली चीज, कॉमन नाम अगर किसी बैक्टीरिया का है, कॉमन नाम वाले बहुत ज्यादा नहीं है, अपन ने 6 नाम पढ़े हैं कॉमन नाम वाले। कोच बैसिलाई पढ़ा, हैंसेन बैसिलाई पढ़ा अपन ने, क्लेव-लोफ्लर बैसिलाई पढ़ा है। क्लेव-लोफ्लर बैसिलाई का एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, मैंने प्रीवियस पेपर आपको भेजे हैं, तो आप नोट्स को एक बार रिवाइज करना। क्लेव-लोफ्लर बैसिलाई हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से कौन सी डिसीज होती है? फ्लू। मान लो इसी क्वेश्चन में देखो मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन दिए आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 14 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्वेश्चन कितने बन सकते हैं उसकी तो गिनती नहीं है। हाँ, पैथोजेनिसिटी अकेला एक ऐसा टॉपिक है, उसी से हम 100 क्वेश्चन बना सकते थे। जैसे यहाँ हैंसेन बैसिलाई है, प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो आप नोट्स में आपको मिलेगा, क्लेव-लोफ्लर बैसिलाई जो होता है इससे कौन सी डिसीज होगी? अब 4 ऑप्शन में थे, तो क्लेव-लोफ्लर बैसिलाई हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को। अब डिसीज का नाम उन्होंने मान लो फ्लू रख दिया है, तो फ्लू हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मान लो लिखा होता कोच बैसिलाई, हमको किस में दिखता है? अब कोच बैसिलाई में पहले आपको दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि कोच बैसिलाई हम बोलते किसको है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। तो उससे डिसीज कौन सी होगी? ट्यूबरकुलोसिस। तो मतलब दो चीजें जब एक साथ आपके दिमाग में चलेंगी, पहले कॉमन नाम का साइंटिफिक नाम क्या है वो आपको निकालना पड़ेगा। अब उस साइंटिफिक नेम का जो बैक्टीरिया था उससे डिसीज कौन सी हो रही है, और ज्यादातर आप देखोगे जो कॉमन नेम वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर उनसे जो डिसीज होती हैं उनसे मिलती जुलती हैं। जो अपन ने शुरुआत का पैटर्न पढ़ा उसी टाइप की उनकी डिसीज होती है। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से फ्लू हो गया, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी हो गया। इसी तरह से साल्मोनेला टाइफी का भी अपन ने नाम पढ़ा है, आप देखना उसको, है ना। तो ज्यादातर के नाम बैक्टीरिया के नाम पे हैं, लेकिन एग्जामिनर घुमाने के लिए आपको कंफ्यूज करने के लिए साइंटिफिक नाम ना देकर कॉमन नाम दे सकता है, और देते हैं बिल्कुल। बीडी भैया ने लिखा ट्रिपल डी में अपन डिसीज को डायग्नोसिस कर ही रहे हैं। चलो 8वें नंबर पे क्वेश्चन का आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो, 28 लोगों का आंसर इसमें सही है। और जो लोग कंफ्यूज हुए हैं उनको ये नहीं पता था कि हैंसेन बैसिलाई हमको किसको बोलते हैं। अगर हैंसेन बैसिलाई कॉमन नाम का साइंटिफिक क्या नाम है वो उनके दिमाग में होता, तो जैसे ही उनका दिमाग में आता कि हैंसेन बैसिलाई हम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए बोलते हैं, मतलब लेप्री और लेप्रोसी दोनों वर्ड जो हैं वो कोरिलेट कर रहे हैं, तो लेप्रोसी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये अपना तीसरे नंबर का पैटर्न हो गया। और एक बार अपन डिस्कस करते हैं सारे के सारे लिस्ट पे कि कॉमन नाम किसके थे।
और उनके साइंटिफिक नाम क्या थे, ये 6 नाम। ये अपन ने शुरुआत के टॉपिक में पहला जब टॉपिक पढ़ा था, जब अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उस टाइम पे। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो ये मैंने एक क्वेश्चन डाला तो इसी से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन। कैसे, मान लो क्वेश्चन में लिखा था कि कोच बेसिलाई से कौन सी डिसीज होती है। अब ऑप्शन 4 होते तो ट्यूबरकुलोसिस उसका आंसर होता। हैंसेन बेसिलाई का तो मैंने दे ही दिया था, लेप्रोसी होती थी। कोच वीक बेसिलाई से कौन सी डिसीज होती है, इस तरह से भी आ सकता था, है ना। हालांकि ये थोड़ा रेयर बैक्टीरिया होता है। पिफर बेसिलस, इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया था। पिफर बेसिलाई जो होता है वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। क्लेबलोसर बेसिलाई जो होता है वो उससे डिप्थेरिया होता है, तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। पिफर बेसिलाई जो होता है वो हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं, और इससे फिर क्या होगा, फ्लू होगा। क्लेबलोसर बेसिलाई जो होगा उससे कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है। तो क्लेबलोसर बेसिलाई से क्वेश्चन आ चुका है, आप देखना। मैं भी देखो कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, हो ही जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन इस तरह से किस तरह से अपन को पढ़ाई करना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लेबलोसर बेसिलाई से क्या होगा, डिप्थेरिया होगा। और गेफ्की-इवर्ट्स बेसिलाई से क्या होगा, हमारा टाइफाइड होगा। टाइफाइड होगा मतलब उसका जो नाम है वो साल्मोनेला टाइफी है, और साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा, टाइफाइड होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेड्नेस इज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोमा पैलिडम। ऐसी कौन सी डिसीज है जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडम से होगी। अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस पेपर में से ही क्वेश्चन लिया गया है। थोड़े से मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए, बीडीआरएल, गोनोरिया, सिफिलिस और डिप्थेरिया, ये 4 हमारे पास ऑप्शन में थे। ट्रिप्नोमा पैलिडियम, है ना, ज्यादातर स्टूडेंट को याद होता है भाई ट्रिप्नोमा पैलिडियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है तो एक साथ हमारे दिमाग में 2-3 डिसीज चलती है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये तो अपने चलते ही हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज और, एक बीडीआरएल भी थोड़ा अपन को कंफ्यूज करता है। ट्रिप्नोमा पैलिडियम से जो डिसीज होगी उसे हम सिफिलिस बोलते हैं। अब देखो, बीडीआरएल एक्चुअली सिर्फ टेस्ट का नाम है, बीडीआरएल एक डिसीज का नाम नहीं है। तो बीडीआरएल हालांकि हम करते हैं सिफिलिस के लिए ही करते हैं, ट्रिप्नोमा पैलिडियम के लिए ही करते हैं, लेकिन बीडीआरएल टेस्ट का नाम है। तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए उनसे मिलते जुलते, हाँ बीडीआरएल तो जो है वो टेस्ट है ना, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, वो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो भी जाते हैं। बीडीआरएल शब्द सुना और बीडीआरएल को सिफिलिस से कोलेट कर दिया कि सिफिलिस में तो यही होता है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम की तो हम यही करते हैं। तो एग्जामिनर में, आप एग्जाम में देखोगे तो एग्जाम में इस तरह से मिलते जुलते आपको एग्जाम में देते हैं। इसी तरह से गोनोरिया और सिफिलिस थोड़ा सा कहीं मिलता जुलता वर्ड है, क्योंकि ट्रिप्नोमा पैलिडियम जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में हो सकता है गोनोरिया से कंफ्यूज हो जाए। और मैं आप लोगों का भी रिस्पॉन्स देखूं 9 नंबर में, हालांकि बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत कम लोग ही हैं जो कंफ्यूज हुए हैं, मतलब उनको याद था। बहुत बढ़िया। चलो 2-3 लोगों ने मैसेज भी कर दिया कि जितेंद्र ने और सुरभि ने कि सिफिलिस के लिए ये तो टेस्ट होता है बीडीआरएल। बहुत बढ़िया। अजीत ने तो पूरा फुल फॉर्म भी लिख दिया है बीडीआरएल का, बेंगल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। चलो ये अपन आगे चल के ही पढ़ने वाले हैं, और भी टेस्ट होते हैं, बीडी भैया ने लिखा है, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय। ये एक अलग पैटर्न है, अगले नंबर का पैटर्न। गैस गैंग्रीन किससे होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस पेपर का है। इस क्वेश्चन में आप लोग देखो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, व्हाट्सएप पे आज 2-3 लोगों ने इस पे मैसेज भी किए। गैस गैंग्रीन किससे होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, बेनोली और गोनोरिया। ये जो है वो 2017 व्यापम का क्वेश्चन है। और मैंने कहा डिसीज से क्वेश्चन आते बहुत हैं, लेकिन कभी भी सिंपल तरीके से नहीं आएंगे। एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसी जुगाड़ जरूर लगाएगा कि ताकि आप उसमें कंफ्यूज हो सके। तो कितनी तरह से जुगाड़ लग सकती है, एक देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न देखो आप। गैस गैंग्रीन जो होती है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है गैस गैंग्रीन का, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम जो होता है वो रेयर बैक्टीरिया है जो गैस गैंग्रीन को कॉज कर सकता है। थोड़ी सी आप एक चीज और समझो, जो डिसीज बैक्टीरिया के नाम से मिलती जुलती है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से टिटनेस होता है, विब्रियो कोलेरा से कोलेरा होता है, अपन ने शुरुआत में 7 नाम पढ़े हैं, ट्यूबरकुलोसिस से ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये जो नाम और बैक्टीरिया के नाम मिलते जुलते हैं, ये जो डिसीज हैं
उनको कॉज करने वाले बैक्टीरिया सिंगल ही होते हैं। जैसे टिटनी है, टिटनस है, तो वो सिर्फ टिटनी से ही होगा और किसी से नहीं होगा। इसीलिए बैक्टीरिया और डिसीज के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसका कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं है। जिनके डिसीज के नाम थोड़े अलग हैं बैक्टीरिया के नाम से, इसका मतलब वो जो डिसीज हैं वो बैक्टीरिया की किसी दूसरी स्पीशीज से भी कॉज हो सकती हैं। डिसीज अपन ने टोटल 15 थ्योरी में पढ़ी है, 15 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15 में से 7 को अपन ने अलग क्लासिफाई कर दिया, उनके नाम उनके बैक्टीरिया के से मिलते जुलते हैं। तो जो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं उनको डिसीज करने वाला सिर्फ एक ही बैक्टीरिया है, इसीलिए बैक्टीरिया के नाम पे ही उनकी डिसीज लग दी। जिनके नाम थोड़े से अलग हैं, जैसे गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन वैसे तो कॉज होता है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजन से, लेकिन इसका नाम परफिंजन से मिलता जुलता क्यों नहीं रखा? डिसीज का नाम हो सकता है परफिंजन की जगह परफ्यूजस, कुछ भी परफिंजस करके नाम एक रख सकते थे, साइंटिस्ट रख सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये सिर्फ एक बैक्टीरिया से नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक स्पीशीज से नहीं हो रहा, अलग अलग सीरोटाइप जो हैं वो इसको कर रहे हैं, तो फिर उनको डिसीज का नाम एक अलग रखना पड़ा, उसके सिम्टम्स के आधार पे रखना पड़ा। मतलब उन्होंने बैक्टीरिया के नाम पे ना रख के उसके सिम्टम्स के आधार पे डिसीज रखी, डिसीज का नाम रखा। ठीक है, जैसे गैस गैंग्रीन की बात करें, गैस गैंग्रीन में गैस बनेगी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आप देखो एग्जामिनर ने आपको कैसे कंफ्यूज किया है, क्लॉस्ट्रीडियम 2 जगह रख दिया और सही आंसर हमको मालूम था। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज में भी कहा, व्हाट्सएप पे कहा सर गैस गैंग्रीन जो होता है वो तो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजन से होता है। बिल्कुल सही, लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी जो होगा उससे सिर्फ टिटनेस होगा, उसकी कोई और डिसीज नहीं होगी। अब गैस गैंग्रीन का नाम अलग है, इसका मतलब जो बैक्टीरिया का एक ही जीनस के अलग अलग स्पीशीज हैं वो उस डिसीज को कॉज कर सकते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम की और जो स्पीशीज है उसमें एक नाम और ही है, सेप्टिकम। हालांकि रेयर है ये बैक्टीरिया, कम होता है, रेयरली ट्रांसमिटेड होता है। लेकिन अगर क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजन्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेप्टिकम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी जो अलग डिसीज के नाम थोड़े अलग थे बैक्टीरिया से और उनमें कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो वो उससे कि जो स्पीशीज का नाम आप शुरुआत का देख लो, उसके बाद का नाम भले ही नहीं मिल रहा है तो भी वो उसका आंसर हो जाएगा। टिटनी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टिटनी से फिर टिटनस बिल्कुल मिलता जुलता नाम था, तो उसको अपन अपने रिजेक्शन क्राइटेरिया में डाल देंगे। बाकी गोनोरिया वेनोली ये तो फिर एक अलग वर्ड आपको लगी रहते हैं ना, आप सिर्फ 2 जगह ही कंफ्यूज हो रहा है कि टिटनी होगा या सेप्टिकम होगा। परफिंजस नहीं है तो सेप्टिकम ही होगा, क्योंकि टिटनी से सिर्फ टिटनस ही होगा। ठीक है, चलो दोस्त 10 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं। वैसे तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने, 35 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हुए। ठीक है, और जो लोग कंफ्यूज हुए उन्होंने भी टिटनी का ही लिखा है कि टिटनी से होगा गैस गैंग्रीन, टिटनी से जो होगा वो टिटनस होगा। ठीक है, चलो एक दो लोगों के मैसेज है, मैं उन पर डिस्कशन करता हूँ फिर आगे चलते हैं। योगेश ने लिखा कि सर प्रीवियस पेपर में सर कौन सी डिसीज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं योगेश, मेडिसिन से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन जो एकदम ही कॉमन होती है, जैसे अपन पैरासाइट में अपन ने एल्बेंडाजोल पढ़ी थी, वो बहुत सारे पैरासाइट के लिए कॉमन होती है। तो इस तरह से जो कॉमन बहुत ज्यादा कॉमन होती है उनसे कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अपन आगे चल के अपने इसमें अपन एंटीबायोटिक में पढ़ेंगे तो वो अपन डिस्कस जरूर कर लेंगे। ठीक है, बाकी एक ब्रजेश का मैसेज सर ऐसे ही क्वेश्चन में तो ये देखो कि इम्यून इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा राइट और मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, ब्रजेश ने एक चीज और लिखी, इस तरह के क्वेश्चन होती है तो सबसे पहले अपन को रिजेक्शन क्राइटेरिया लगाना कि कौन सा नहीं होगा। टिटनी मतलब उससे टिटनस होगा तो वो नहीं होगा, तो सेप्टिकम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, मतलब कुछ चीजें तो आप अब दिमाग में आपके बैठ गई हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, नेक्स्ट पैटर्न बोल सकता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज एंट्रिक फीवर? एंट्रिक फीवर कौन से बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन आपके पास थे साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, यर्सीनिया पेस्टिस और माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रीवियस पेपर से लिया क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपर से ही लिए हैं या फिर प्रीवियस पेपर से ही मिलते जुलते क्वेश्चन लिए हैं आज की क्लास के, ताकि मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। और आप भी देखना प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन जब बनते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से ही बनते हैं। हालांकि टॉपिक सरल होता है, लेकिन जब एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है
तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के पैटर्न में आप देखोगे एंट्रिक फीवर दे दिया इन्होंने। इस क्वेश्चन में अगर टाइफाइड लिखा होता तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि टाइफाइड और साल्मोनेला टाइफी दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। एंट्रिक फीवर जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और एक्चुअली जो हमारा टाइफाइड होता है उसको हम अपना एंट्रिक फीवर बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार डिसीज के जो नाम है वो एकदम साइंटिफिक नाम ना होकर उसके कॉमन नाम यूज करके भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंट्रिक फीवर दे दिया ना, तो डिसीज के नाम भी थोड़े बहुत चेंजेस करके आपसे एग्जामिनर जो होगा वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आगे अपन जब बैक्टीरिया को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो जो डिसीज हैं उनके और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे आगे चल के। डिसीज के बारे में अभी अपना टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, सारे के सारे बैक्टीरिया में अपन इन डिसीज को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल अपना टॉपिक इसलिए था ताकि आप एक साथ डिसीज के नाम पढ़ो, एक साथ जितने पैटर्न से क्लास बनती है, जितने पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे आपको पता हो। 11 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो, 41 लोगों के आंसर सही थे, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया आपने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्यू फीवर नहीं होता है रविंद्र, क्यू फीवर के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था ये वाला, अनदर नाम ऑफ टाइफस फीवर। टाइफस फीवर का एक दूसरा नाम और क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो आप, अब देखो टाइफस से एक मिलता जुलता वर्ड है टाइफॉइड, जैसे यहाँ पे रविंद्र ने लिखा। टाइफॉइड एक अलग डिसीज है, और टाइफाइड देखो टाइफॉइड फीवर और टाइफस फीवर दोनों थोड़े मिलते जुलते वर्ड जरूर हैं, लेकिन टाइफस फीवर अलग है और टाइफॉइड फीवर अलग है। टाइफॉइड जो होता है वो होगा साल्मोनेला टाइफी से, जबकि टाइफस फीवर जो होता है वो होता है रिकेट्सिया से। दोनों के बैक्टीरिया भी अलग अलग है। ठीक है, तो टाइफस फीवर का दूसरा नाम क्या है, ये 4 ऑप्शन में थे कि टाइफॉइड बोलते हैं, क्यू फीवर बोलते हैं, स्कारलेट फीवर या फिर अंडुलेट फीवर। तो टाइफस फीवर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है क्यू फीवर। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि अनदर नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और ये अनदर नाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए बैक्टीरिया के नाम में ही सिस जोड़कर भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आप प्रीवियस पेपर में भी देखोगे तो एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से है प्रीवियस पेपर में इस तरह का, जो ऊपर डिसीज की नाम है अगर उसका बैक्टीरिया का नाम है तो उसी में अगर सिस जोड़ दिया तो वो भी उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। अपन सिस जहां पर जोड़ देते हैं उसका मतलब उसका इन्फेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, रिकेट्सिया लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पर जैसे अनदर नाम ऑफ टाइफस फीवर लिखा, अब ये रिकेट्सिया से होता है तो रिकेट्सिया में और सिस लगा दिया जाए, रिकेट्सियासिस, तो वो क्या हो जाएगा, रिकेट्सिया का इन्फेक्शन। तो टाइफस फीवर का एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रिकेट्सिया से होने वाला इन्फेक्शन, तो वो रिकेट्सियासिस हो जाएगा, है ना। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें सिस लगा दो तो उसका मतलब उनका इन्फेक्शन। ठीक है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रीवियस पेपर में देखोगे तो इस तरह से क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, हाँ रिकेट और रिकेट्सिया में भी कंफ्यूजन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। इस तरह से देखो, बहुत बढ़िया, योगेश ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया। ऊपर मान लो रिकेट्स दिया है और ऑप्शन में नीचे रिकेट्सिया दे दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक ही क्वेश्चन को किस किस तरह से बन सकते हैं एग्जाम में, अलग अलग एंगल। माइक्रोबायोलॉजी ज्यादातर लोगों को, स्टूडेंट को टफ क्यों लगती है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई जब करते हैं तो एक ही एंगल से करते हैं, हमको अलग अलग एंगल से पढ़ाई करना पड़ती है माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी सेक्शन है, पैरासाइटोलॉजी हमने पूरी पढ़ी तो पैरासाइटोलॉजी को भी हमने 2-3 एंगल से पढ़ा, अलग अलग तरीके से पढ़ा। पैरासाइट को अपन ने सैंपल के आधार पे अलग पढ़ा, उनकी मार्फोलॉजी के आधार पे अलग पढ़ा है अपन ने। ठीक है, तो जितनी भी माइक्रोबायोलॉजी की जो होती है उनको थोड़े से अलग अलग चेंजेस, एंगल चेंज करके अपन को पढ़ना पड़ता है, और ये अगर अपन ने अलग अलग एंगल चेंज कर दिए हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन जाए उनमें हम कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगी हमको। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन में 26 लोगों के आंसर सही हैं, और इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं। जो लोग कंफ्यूज हुए हैं वो टाइफॉइड पे ही चले गए, ऊपर टाइफस दिखा नीचे टाइफॉइड दिखा। दोनों जो नाम है वो थोड़े से सिमिलर जरूर हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं। टाइफस फीवर अलग है, टाइफॉइड फीवर अलग है। इसको अपन आगे चल के जब रिकेट्सिया पढ़ेंगे तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अजीत ने लिखा है विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन लिखा है फॉलोइंग डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन एनएचएम अभी 2022 में जो पेपर हुआ था, अभी कोविड की वैकेंसी में जनवरी में एग्जाम जो हुआ था उसका ही क्वेश्चन है। आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है वो एनएचएम से लिए हुए क्वेश्चन है। आखिरी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर थे ना, वो मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं कर पाया था। इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से नहीं होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू? आप देखो, आप यहाँ पर ऑप्शन में गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस ए और बी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर गोनोरिया और सिफिलिस, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसको तो अपन ने डिस्कस किया है। गोनोरिया और सिफिलिस दोनों जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं। अब ये देखो, इसमें हेपेटाइटिस 2 जगह लिखा है, ए भी लिखा है और बी भी लिखा है। हालांकि हेपेटाइटिस जो होता है एक वायरल डिसीज होती है। एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए बैक्टीरियोलॉजी को वायरोलॉजी से या पैरासाइटोलॉजी से कंबाइंड कर देते हैं, क्योंकि जब अपन इस तरह की बातें करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन कौन सी डिसीज होती हैं, तो बायोलॉजी में भी कोई डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, पैरासाइट में भी होती हैं, है ना। तो बायोलॉजी में हेपेटाइटिस एक ऐसी डिसीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। अपन बायोलॉजी में और भी डिसीज पढ़ेंगे, एचआईवी भी, एससीवी भी, ये सारी जो डिसीज हैं। इनमें हेपेटाइटिस ए जो है वो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, बहुत बढ़िया, कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू आता है। सुरभि ने मैसेज में लिखा है इसको। ये जो होता है वो एक्चुअली फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न डिसीज होती है हेपेटाइटिस ए। देखो, ध्यान रखने के लिए हेपेटाइटिस बी को अपन ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, हेपेटाइटिस ए को ज्यादा नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती। तो प्री ऑपरेटिव प्रोफाइल में भी हेपेटाइटिस बी को ज्यादा टेस्ट किया जाता है, हेपेटाइटिस ए को टेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, बहुत बढ़िया, जितेंद्र ने लिखा मिक्स एमसीक्यू बना देते हैं। मिक्स एमसीक्यू मतलब अपन भले ही सेपरेट सेपरेट करके पढ़ रहे हैं, पैरासाइटोलॉजी को अपन ने अलग पढ़ा, बैक्टीरियोलॉजी को अपन अलग पढ़ रहे हैं, फिर आगे चल के अपन वायरोलॉजी को अलग पढ़ेंगे, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए मिक्स कर देते हैं कई बार। कुछ ऑप्शन बैक्टीरिया के रख दिए, कुछ ऑप्शन वायरस के रख दिए, कुछ ऑप्शन पैरासाइट के रख दिए। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो अपन को थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि अपन को बिल्कुल एक साथ बैक्टीरियोलॉजी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, बायोलॉजी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी सेक्शन जो होते हैं उनमें सब में एकदम सिमिलर होते हैं। डिसीज वाले कॉलम में तो देखें तो डिसीज में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं अपन को और सिमिलर होती हैं, ठीक है, और इनको अपन को रिजेक्शन से ही निकालना पड़ता है, जितेंद्र ने कहा। चलो, तो इसमें हेपेटाइटिस ए जो है वो हमारा सही आंसर है। आप लोगों का रिस्पॉन्स मैं देखूं इस पे, तो बहुत लोग कंफ्यूज हुए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन हुई। सब लोगों ने बिल्कुल अलग अलग आंसर दिया। 18 लोगों के इसमें बिल्कुल सही आंसर है। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो सिफिलिस पे चले गए, लेकिन सिफिलिस तो और गोनोरिया ये तो अभी थोड़ी देर कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था। दोनों जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए था। हेपेटाइटिस अपन ने पढ़ा भले ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो आप दिमाग लगा सकते थे भाई, हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमनली अपन टेस्टिंग नहीं करते इसकी, तो सेक्सुअली ये ट्रांसमिटेड नहीं होती। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं। क्वेश्चन है ट्रेंच फीवर इज कॉज्ड बाय, ट्रेंच फीवर किससे होगा? ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में कोक्जिला बुर्नेटी, ओरेंटिया सुबासोमी और बार्टोनेला क्वांटाना और रिकेट्सिया प्रोबाजकी, ये 4 ऑप्शन में दिए थे। ये एग्जाम का सबसे टफ लेवल है एक्चुअली। ट्रेंच फीवर बहुत ज्यादा रेयर है, और ये जो डिसीज के ऑप्शन के नाम दिए जैसे कोक्जिला, ओरेंटिया, बार्टोनेला ना, इसमें रिकेट्सिया थोड़ा सा अपना कॉमन है। हाँ, एनएचएम 2022 का सबसे टफ क्वेश्चन था, है ना। देखो, एक चीज और बोलना है मुझे, हमारे एग्जाम में करीब 5 से 6% जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के होते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल मतलब अगर अपन उनको भी कवर करना की सोचे कि हमको वो 5% भी कवर करना है तो हम जितना पढ़ रहे हैं उससे हमको डबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल पढ़ने का मतलब क्या होता है, वो फिर बहुत जो एकदम कॉमन नहीं होते, एकदम रेयर में आते हैं। तो ये जितने जो बैक्टीरिया हैं
इसमें हालांकि रिकेट्सिया थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन कॉक्सिला, ओरेंटिया, बार्टोनेला ये सारे जो है वो अनकॉमन है, बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा रेयर डिसीज कॉज करते हैं ये। तो उनसे होने वाली एक डिसीज है ट्रेंच फीवर। ट्रेंच फीवर जो होती है वो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दे पाया हूँ, बार्टोनेला से होती है, बार्टोनेला से ट्रेंच फीवर होता है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो अपन अपने कोर्स में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पे अपन नहीं चल पा रहे हैं कि अपन करीब 4 से 5% को भी अपन कवर करेंगे तो अपना सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब 6 महीने के अंदर सारा का सारा 100 नंबर पे फोकस, पूरा का पूरा 100 नहीं तो कम से कम जो 2-4 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के रहते हैं वो हमेशा छूट जाएंगे। तो 2-4 छूटे तो आपको घबराना भी नहीं है। और ये क्वेश्चन क्यों रहते हैं, ताकि जो टॉपर लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं उनका थोड़ा सा आइडिया निकल सके कि भाई इस तरह से भी एग्जाम में वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कभी थोड़ी बहुत धांधली होती है तो उनको मालूम रहता है कि ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता। तो किसी ने अगर धांधली की है तो उनको पकड़ में जाता है, भाई ये स्टूडेंट ने ये आंसर सही दिया है, इसका मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये आंसर टेक्नीशियन के लेवल का नहीं, बहुत हार्ड लेवल का, एमबीबीएस का लेवल का है। तो उनको थोड़ा सा समझ में आता है कि भाई ये एक स्टूडेंट है जो थोड़ा धांधली का चांसेस हो सकता है इसका। ठीक है, या फिर कई बार तुक्के में भी सही हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बनेंगे तो पूरे एग्जाम में सिर्फ 4 या 5, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5। और एग्जाम में सबसे ज्यादा टफ लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से ही बनते हैं। बाकी के हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी से कभी भी बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके लेवल के तो रहते ही हैं, 2-4 1 या 2-3 क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के रहते हैं, तो उनपे बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेंच फीवर का जो सही आंसर है वो बार्टोनेला। थोड़े बहुत जो इस तरह के हैं क्वेश्चन उनको अपन जब आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। आंसर जो है वो इसका सी वाला आंसर है, पिया ने लिख दिया। ठीक है, चलो तो ये इतने 14 क्वेश्चन थे अपनी आज की क्लास के। ठीक है, और भी क्वेश्चन हो सकते थे, लेकिन कितने पैटर्न में हो सकते थे वो अपन को मेनली डिस्कस करना था। बाकी क्वेश्चन तो इसी तरह से अपन बनाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे अपन और डिसीज के बारे में, जो जितनी भी पैरासाइट की, बैक्टीरिया की डिसीज है उनके बारे में 1 बाय 1 अपन एक एक बैक्टीरिया डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 1 बाय 1 उनकी डिसीज के नाम भी, डिसीज के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो 1-2 लोगों के मैसेज आ गए थे, उनको डिस्कस करके उसके बाद में डाउट सेशन। और भी लोग कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज में कर सकते हैं, तो उस पर अपन डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज फिर अपनी आज की क्लास ओवर होगी। चलो, जितेंद्र का मैसेज है कि इनके नाम ही रीड करने में बड़ा अजीब लग रहा था। चलो, कौन से देश की लैंग्वेज है सर ये? लैंग्वेज कोई अलग नहीं है ब्रजेश, वो तो अपने सुने हुए बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए अपन को थोड़े अलग लग रहे हैं। अब ऐसे तो फिर स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ये भी नाम थोड़े अलग ही हैं, लेकिन अपने सुने हुए हैं इसलिए अपन को ज्यादा अजीब नहीं लगते। ठीक है, क्वेश्चन पूरा ही नहीं समझा था भवर, ये नहीं समझा मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। 3-4 में कंफ्यूज था मैं, सौरभ ने लिखा 3-4 में कंफ्यूजन हो गई थी। बिल्कुल सौरभ, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना आपको। जीतन ने पूछा है सर कल टेस्ट है क्या? हाँ, कल अपन टेस्ट रखेंगे जितेंद्र, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप बताओ कि कल टेस्ट की जगह आपको क्लास तो नहीं रखना? सर ट्रेंच फीवर नहीं समझ में आया। ट्रेंच फीवर को भूमि अपन पढ़ेंगे आगे चल के। ट्रेंच फीवर मैंने अभी डिस्कस किया ही नहीं, बहुत ज्यादा रेयर डिसीज है अपनी इंडिया में, लेकिन अपन आगे जब पढ़ेंगे तो उसको अपन इंक्लूड करेंगे ना। इस तरह की और भी डिसीज हैं जो थोड़ी रेयर है, उनको अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन समझा दीजिए पूजा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ट्रेंच फीवर का वो बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, वो अपन जब बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो और रेयर वाले डिसीज वाले हैं उनको भी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ट्रेंच फीवर को सिर्फ मैंने इसलिए डाला था ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि 1 या 2 क्वेश्चन पूरे एग्जाम में ऐसे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल के रहते हैं। वो अपने मतलब अपने सिलेबस में ही आप देखोगे कि कॉक्सिला, अपने पास जो माइक्रोबायोलॉजी की बुक होती है उनमें कॉक्सिला, ओरेंटिया इनके बारे में तो बिल्कुल ही नहीं है। बार्टोनेला के बारे में भी बहुत ज्यादा आपको बुक में नहीं मिलेगा। ट्रेंच फीवर फीवर ही है क्या? हाँ गौरव, है जरूर फीवर, बार्टोनेला से होता है।
फिर भी संडे को अपन ऑफ रखते हैं। मैं तो ये पूछ रहा था कि कल अपन क्लास रखेंगे तो फिर अपन टेस्ट नहीं रखेंगे, तो मान लो जैसे सिलेबस अपना बीच में एक दिन छुट्टी भी रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप टेस्ट ना रख के बोल दो कि सर कल क्लास ही रख लो, तो अपन कल क्लास कर सकते हैं। गौरव ने लिखा है कि सर स्कारलेट फीवर, एंट्रिक फीवर उसी तरह होता है क्या ट्रेंच फीवर? गौरव एक बार मैं इसको ट्रेंच फीवर को गूगल पे सर्च करके आपको इसके सिम्टम्स बता दूंगा कि ट्रेंच फीवर में क्या क्या होगा। बहुत रेयर है, तो मैंने भी बहुत ज्यादा इसके पढ़ा नहीं है इसके बारे में। कपिल ने लिखा कि सर कुछ कुछ ऊपर से गया। कपिल आपका पहला दिन था इसलिए ऊपर से गया, आपने थ्योरी नहीं की, डायरेक्ट एमसीक्यू की क्लास ली है। थ्योरी के बाद ही एमसीक्यू ज्यादा अच्छा समझ में आता है। सर टेस्ट बाद में हो जाएगा इसलिए क्लास रख लो। ये सौरभ ने लिखा कि सर टेस्ट बाद में हो जाएगा, क्लास रख लो। सचिन ने लिखा सर क्यू फीवर को बता दीजिए। सचिन, हाँ ये वो जरूर बहुत अच्छा डाउट सचिन ने पूछा है। क्यू फीवर हम इस तरह के फीवर को बोलते हैं जिसमें पेशेंट को फीवर तो आ रहा है लेकिन हम उसको डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्यू फीवर बोलते हैं। पेशेंट को फीवर है लेकिन उसके सिम्टम्स हमको समझ में नहीं आ पा रहा कि किस तरह से हो सकता है, इसको हम फीवर ऑफ अननोन रीजन करके भी बोलते हैं। एक और नाम और है इसका ना, क्यू फीवर को हम फीवर ऑफ अननोन रीजन भी बोलेंगे। तो ये इस तरह के फीवर होते हैं जिनमें डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, तो टाइफस का भी डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह के जो फीवर होंगे उनको अपन क्यू फीवर की कैटेगरी में रखते हैं। एक नाम और है इसका फीवर ऑफ अननोन रीजन, ये भी एक टाइफस फीवर ही है। तो ये किससे होगा? रिकेट्सिया से। तो रिकेट्सिया को अपने टेस्टिंग के थ्रू डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह के और भी बैक्टीरिया में और भी नाम है जो क्यू फीवर को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनमें से कोई एक बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन हो गया तो उन सबको अपन क्यू फीवर के अंदर कैटेगरी में रखते हैं। कहने का मतलब किसी पेशेंट को बुखार है लेकिन अपन डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे कि उसको मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, तो अपन उसको क्यू फीवर की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। सौरभ ने लिखा कोला क्लास ही सही रहेगा सर, टेस्ट अगले संडे को रख लोगे। 50% थ्योरी एमसीक्यू में कवर हो जाती है, बिल्कुल जितेंद्र, एमसीक्यू क्लास अपन रखते हैं इसलिए। चलो भाई, तो ज्यादातर स्टूडेंट ने कहा कि सर क्लास रख लीजिए कल, तो कल फिलहाल अपन टेस्ट नहीं रख रहे हैं, कल भी अपनी क्लास रहेगी थ्योरी की। कल अपन एक नया टॉपिक ले लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो कल आपका टेस्ट नहीं है, कल अपन क्लास रखेंगे इसी टाइम पे जो आपका रूटीन टाइम रहता है। तो वैसे तो अपना ऑफ रहता है लेकिन अपनी बीच में एक दो दिन छुट्टी भी रही है, तो कल अपन क्लास ही रखते हैं थ्योरी की। टेस्ट अपन अब अगले संडे को रखेंगे, ठीक है। चलो, तो एक दो चलो एक दो लोगों ने गूगल पे सर्च भी कर लिया। घनश्याम ने लिख दिया ट्रेंच फीवर में लगातार 5 दिन तक फीवर रहता है। घनश्याम सर्च करके अगर आपने लिखा है तो हो सकता है, अच्छी बात है। चलो, तो कोगुला वर्निटी शायद है बैक्टीरिया के नाम में फीवर में। चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अपन कल अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।